कितने 12 लोग, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पर? राज्यसभा में। और जो लोकसभा है यहाँ पर कितने? 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। अब देखिए आगे ये चीज़ अब दिमाग में आता होगा ना, ठीक है ये लोग भाग ले लिए, तो क्या ये लोग भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हम कह रहे हैं नहीं लेते हैं। अब ये समझाएंगे क्यों नहीं लेते हैं, है ना। तो देखिए ये जो 12 लोग हैं इनको कौन मनोनीत कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं, है ना। थोड़ा ध्यान से समझिए, कौन मनोनीत कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए हम राष्ट्रपति हैं, हमने क्या किया? 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया, तो इस बार तो वो हमको वोट नहीं दे सकते। लेकिन जब हमारा कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा और हम जब दोबारा खड़े होंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो एक नहीं 10 बार बनो, मरते दम तक तुम बनो, कोई दिक्कत नहीं है राष्ट्रपति, है ना। तो जब हम दोबारा खड़े होंगे तो जिन लोगों को हमने 12 लोगों को मनोनीत किया था ना, वो क्या करेंगे? हमें ही वोट देंगे, है ना, क्योंकि हमने ही उनको चुना है। वो सोचेंगे कि हम फिर से इनको वोट देंगे तो ये फिर से हमको चुनेंगे। थोड़ा समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर जिनको हमने मनोनीत किया है वो हमें फिर से वोट देंगे ना, फिर से क्या मतलब? हमें वोट देंगे जब हम दोबारा खड़े होंगे, तब तो वोट देंगे ना। ये चीज़ समझ में आई। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा ये चीज़ सही नहीं है ना, अगर हम इनको भी शामिल कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पक्षपात वाला हो जाएगा ना, ये तो उन्हीं के फेवर में जाएंगे भैया। जब हम ही ने उनको क्या किया है? मनोनीत किया है, तो हमें तो वो वोट देंगे ही, है ना। इसलिए ये लोग यहाँ पे शामिल नहीं होते। अब ये नहीं होते तो ये भी नहीं होते, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। क्योंकि 2 लोगों को राष्ट्रपति जो ये लोकसभा है यहाँ पर मनोनीत करता है, जिसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन, है ना। और जो 12 लोग हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है ना, जो कि कई मतलब एक क्षेत्र के क्या होते हैं? विशिष्ट, मतलब क्या बोलते हैं कि काफ़ी ना विशिष्ट होते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड, है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बता दी। 12 लोग को यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 2 लोग को करते हैं। और ये लोग भाग क्यों नहीं लेते? समझ में आया ना, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको मनोनीत करता है। अगर दोबारा जब राष्ट्रपति खड़े होंगे तो वो लोग उन्हीं को वोट देंगे, सो इसलिए इनको यहाँ पर नहीं शामिल किया जाता। तो अब समझ में आया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पांडुचेरी की विधानसभाएँ जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य ही क्यों भाग लेते, ये लोग क्यों नहीं लेते। अब आगे समझिए, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि जो अपने एक विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है, स्पेशलिस्ट होते हैं उसके, है ना। अब 2 एंग्लो इंडियन जो थे थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ठीक है। एंग्लो इंडियन क्या होता है? देखिए एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखिए जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश में अगर बात करी जाए किसने शासन किया, तो वो किया था यूरोपियों ने, है ना। आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियों का आगमन पढ़ा होगा ना, तो उसमें डच आए हमारे देश में, फ्रांस लोग आए थे, पुर्तगाल आए थे, है ना। तो ऐसे करके काफ़ी सारे लोग हमारे देश में आए, अंग्रेज हो गए, सब लोगों ने क्या किया? शासन किया। तो ओवरऑल देखा जाए कि हमारे अगर देश में किसी ने शासन किया तो वो कौन थे? यूरोपीय थे, अमेरिका वाले तो नहीं थे ना। समझ में आ रहा ना ये चीज़? अमेरिका वाले तो नहीं थे ना। ओवरऑल कौन थे? तो यूरोपीय थे। तो देखिए जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, है ना, तो कहने का मतलब समझ सकते हैं ना कि अंग्रेजों ने शासन किया, है ना, यूरोपियों ने शासन किया। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में जो शासन कर रहे थे, वो हमारे देश की जो लड़कियां थी, है ना, लेडी थी, उनसे शादी कर लेते थे, है ना। अब आप तो समझते ही हैं कि होता क्या था कि अगर लड़का दिखने में सुंदर है और पैसे वाला है तो शादी कर दी जाती थी। इससे कोई मतलब नहीं कि आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये नहीं देखा जाता, क्वालिटी नहीं देखी जाती। क्या सच में उसके अंदर वो क्वालिटी है जो एक लड़की को चाहिए, है ना। अगर पैसा कम भी है तो भी ठीक है, लेकिन आज भी वही चीज़ है, कहाँ लोग देखते हैं। सो यही था, क्या था कि अंग्रेज़ शादी कर लेते थे हमारे देश की लड़कियों से, है ना, और शादी करने के बाद बच्चे भी हो जाते थे उनके। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, है ना, 1947 में आज़ाद हुआ, तो अब देखिए वो जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने लड़कियों से शादी कर रखी थी वो तो छोड़ छाड़ के चले गए। जो फ्रांस के थे फ्रांस चले गए, है ना, जो जहाँ के थे वो वहाँ चले गए। अब वो लड़कियां बेचारी, अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमारे देश में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ बचे थे जिनके हस्बैंड क्या थे? यूरोपीय थे। यूरोपीय में कोई भी हो सकता है, फ्रांस का भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है ना। हम इस चीज़ को समझा रहे हैं कि एंग्लो इंडियन क्या होता है।
सो एंग्लो मतलब यूरोपीय, इंडियन मतलब भारतीय, जो आधे यूरोपीय और आधे भारतीय, ये चीज़ समझ में आया। सो अब एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? देखिए, जो वो लेडी है उसका जो पिता है, अब देखिए पहले वो जो लेडी है उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। उस बच्चे का पिता क्या है? यूरोपीय है, यानी जिस बच्चे का पिता यूरोपीय है वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। थोड़ा सा समझ में आया आपको कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि वो जो लेडी है उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा, जिसके हस्बैंड क्या है? यूरोपीय में कोई भी हो सकते हैं ना। तो जिसके हस्बैंड यूरोपीय में कोई भी हो सकते हैं, उस लेडी से जो बच्चा उत्पन्न होगा या जो बच्चा पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन। ठीक है, समझ में आया चीज़? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, कहीं कहीं आप लोग ये चीज़ पढ़ लिए होंगे कि एंग्लो इंडियन का मतलब जिसका पिता विदेशी हो, विदेशी नहीं सिर्फ यूरोपीय हो। ठीक है, अब विदेशी में तो अमेरिका वाले भी शामिल हो जाएंगे ना, तो वो क्या शासन किए थे मेरे यहाँ? नहीं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, एंग्लो इंडियन समझ में आ गया, लेकिन जनवरी 2020 में ये जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब ये व्यवस्था नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। अब जो एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था है ये नहीं है। ठीक है, कब? जनवरी 2020 में इस चीज़ को हटा दिया गया। यही चीज़ हम बताने वाले थे, समझा दिया। पहले थे क्या, मतलब ये चीज़ थी क्या, एंग्लो इंडियन क्या थे, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। उसके बाद बताया कि ये हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये व्यवस्था नहीं है। कब हटाया गया? जनवरी 2020 में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। निर्वाचक मंडल समझ में आया, क्यों भाग नहीं लेते हैं और क्यों भाग लेते हैं कौन, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अनुच्छेद जो 54 है उसमें मैंने बताया कि कौन कराता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो भारत का निर्वाचन आयोग। वोट कौन डालता है? निर्वाचक मंडल। कौन कौन शामिल होता है? तो वो है लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में दिल्ली, पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं सबको मिलाकर क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यह चीज़ क्लियर हुई? दिल्ली, पांडुचेरी जो है इनको कब शामिल किया गया? 1992 में 17वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इनको शामिल किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और क्वेश्चन में मनोनीत सदस्य रख दिए जाते हैं, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य रख दिए जाते हैं। ये तो हटा ही दिया गया है। तो अब दिमाग में रख लेना कि क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं, और मनोनीत करेंगे और वो जब चुनाव में उठेंगे या खड़े होंगे तो वो उन्हीं के फेवर में रहेंगे, इसलिए उनको नहीं रखा गया। तो मेरे हिसाब से यदि अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है लोगों के माइंड में, है ना। मैंने लगता आपके माइंड में अब ये कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ समझ में आई कि वोट कौन डालता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि वोट वैल्यू क्या होती है ना। वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखा होगा ना, लाखों में बोला जाता है कि उनको लाखों में वोट मिली, है ना। तो ये कैसे आ जाती है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए हम इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा मतलब ना कि कोई चीज़ पढ़े ना, तो अगर थोड़ा सा भी डीप हो जाए तो बिल्कुल परेशान ना हो ना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। कोई चीज़ अगर डिटेल में मिल रही है तो क्या आ जाता है ना, पढ़िए और समझिए। जितना आप अपने दिमाग को किसी चीज़ में लगाएंगे ना, आप जितना जिस चीज़ में फोकस करेंगे वो चीज़ उतनी इंक्रीज़ होगी। यदि आप पढ़ाई में फोकस करेंगे तो आपका जो ज्ञान का भंडार होगा वो इंक्रीज़ होगा। और मैं बोलना चाहूँगी कि ज्ञान का भंडार तो ठीक है, लेकिन एक अच्छी सोच बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं
वो तो ठीक है, रुपया पैसा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो वो करती है हमारी सोच। हमारे पास लाखों करोड़ों भरे हैं, लेकिन यदि हमारी सोच नहीं अच्छी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि रोड में पड़े कंकड़ों, अगर रोड में कंकड़ पड़े हैं तो हम चल सकते हैं, लेकिन यदि हमारे जूते में ही कंकड़ है ना, जो हम चप्पल पहन रखे हैं उसमें ही कंकड़ है, तो हम कभी भी नहीं चल सकते, है ना। तो कोशिश करें अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छे से स्टडी करें, बहुत अच्छा लगेगा। और बस थोड़ा टाइम दें अपने स्टडी को, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर, उसके बाद देखिए अपने स्टडी का क्या एक रूप जो है ना वो अलग ही आएगा, अलग ही निखार आप में आएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हम बताने जा रहे थे वोट वैल्यू क्या होती है ना, कैसे जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो लाखों में वोट कैसे हो जाती है ये समझते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम वोट वैल्यू की बात करने जा रहे हैं। वोट वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, है ना। बड़े बड़े एग्जामों में पूछा भी जा सकता है, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन आप समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। मैंने बताया कि जो ये लोकसभा है, या फिर इसको मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, है ना। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, अब यही लोग तो भाग लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल, अब एक चीज़ और जान लीजिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 552। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? तो वो है, कितनी है हमारे जो सीटों की संख्या है वो है 545। कितनी है प्रेजेंट टाइम पे? 545 है। और जिसमें 2 लोग मैंने बताया एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते और इनको हटा भी दिया गया है। तो अब कितने बचे? 543 बचे। अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितने बचेंगे? 543 हो जाएगा। तो अब इसको मैं मिटा के यहाँ 543 लिख दूँ। 543 लोग कहाँ से भाग लेते हैं? लोकसभा से भाग लेते हैं, है ना। अब देखिए जो राज्यसभा है उसकी बात करें तो राज्यसभा में अगर मैं ये बोलूँ कि अधिकतम सीटों की संख्या, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। एक पूछता है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तब वहाँ पे आप 552 लगाएंगे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो कितनी है? 545, सॉरी कितनी है? 545 है, ठीक है। अब बात करें राज्यसभा की तो यहाँ पे अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। कितनी है? 250। कितनी? 250। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने बताया क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? तो वो है 245। कितनी है? 245 है। और इसमें भी 12 लोग जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कितने लोग आएंगे? 233 आएंगे आई थिंक। अगर 12 माइनस करेंगे तो 5 में 2 गया 3, 4 में गया 3, 2, है ना। तो यहाँ पर कितने? 233 लोग क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे 543 लोग, है ना। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सांसद। तो टोटल सांसद कितने भाग लेते हैं? तो टोटल सांसद जो अभी इनको जोड़ेंगे तो वही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल की बात करें, मतलब कि मैं यहाँ एमपी बताने वाली हूँ, ठीक है। टोटल आप जोड़ लीजिए तो समझ जाएंगे आप कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट मतलब संसद होता है ना। और संसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है ना। तो ये है एमपी, मतलब इनको क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। अब समझ में आया ये चीज़? अब देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एमएलए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानसभाओं के सदस्य को क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है, जिसे आप लोग विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायक,
कुछ समझ में आया थोड़ा सा? विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें से जो विधानसभा है उसके जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ के सदस्यों को क्या कहा जाएगा? वहाँ के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? विधान मंडल होता है। ठीक है, सो आपको समझ में आया? आपको ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए जो काउंसिल का मतलब परिषद होता है। ठीक है, जो मैं एमएलसी बता रही थी उसकी बात करूँ, यहाँ पे एमएलसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्योंकि विधानसभाएं पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, सो हम बताने जा रहे हैं वोट की वैल्यू राष्ट्रपति की, तो सिर्फ यही 3 चीज़ें शामिल होती है, तो उन्हीं की बात कर रही हूँ। अब मैंने बताया लोकसभा में कितने सदस्य? 543 लोग, है ना। और राज्यसभा में कितने? 233 लोग। अब ये 233 कैसे बचे? तो ये भी आपको पता चला होगा कि 12 लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए 233 ये और 543 से टोटल जोड़ेंगे तो जो भी होगा, ठीक है, जोड़ लीजिएगा अब इतना तो समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सब बच्चे वाली बात है। देखिए अब लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? निर्वाचित सदस्य। उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको एमएलसी बोला जाता है, सॉरी एमएलए बोला जाता है। एमएलसी विधान परिषद वाले में बोला जाता है। ठीक है, सो विधान परिषद का अपना यहाँ कोई मतलब नहीं है, जो हम समझना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। जिससे विधायक आप लोग बोलते हैं ना, विधायक हम लोग बोलते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। आपके दिमाग में आता हो यहाँ मैंने क्या किया? संख्या लिखी, है ना, और यहाँ भी मैंने संख्या लिखी, तो यहाँ मैंने विधानसभा में क्यों नहीं संख्या लिखी? दिमाग में आता है ना, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए विधानसभा जो है ना, यहाँ पे संख्या जो एमएलए की संख्या है ना, जो विधानसभा से अगर मैं बोलूँ विधानसभा सीटों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? वही विधायकों की संख्या, एमएलए की संख्या, है ना। जितनी सीटें हैं उतनी जो एमएलए होंगे उनकी बात करी जा रही है। अब देखिए विधानसभा सीटों की जो संख्या है ना वो स्टेट के अनुसार, है ना, राज्य के अनुसार, मतलब हर राज्य में अलग अलग है। मैं अपने यूपी की बात करूं तो यहाँ पर कितनी है? 403। निर्वाचित की मैं बात कर रही हूँ, निर्वाचित, ठीक है, ऐसा 404 है, एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। निर्वाचित सदस्य की जो संख्या है, मतलब सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 403 है। मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर आई थिंक 117 है, एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक 117 है ना। तो ये जो है ना, यानी जो विधानसभा सीटों की संख्या है ये जो स्टेट है यानी राज्य के अकॉर्डिंग क्या है, अनुसार वैरी करती है। कहने का मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और ये डिपेंड करता है जनसंख्या के अनुसार, है ना। इसीलिए सीटों की संख्या अलग अलग है। थोड़ा सा अभी आपको एक चीज़ समझ में आएगी, है ना, वो बताऊँगी क्या चीज़ है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनकी संख्या नहीं लिखी, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे वोट वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मुझे एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी एक किसी राज्य की वोट वैल्यू निकाल लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब टोटल हमें एमएलए की अगर वैल्यू निकल गई सभी राज्यों की, तभी हम ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी जो सांसद हैं उनकी वोट वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। सो देखिए हम एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक एमएलए की बात कर रहे हैं, मतलब एक विधायक की बात कर रहे हैं, और कोई एक राज्य ले लेते हैं, अभी पूरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक राज्य ले लेते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है, एक एमएलए की वोट जो है, वोट वैल्यू कैसे निकलती है, वो उस राज्य की जनसंख्या, जिस भी राज्य की अगर हम एमएलए की वोट निकालना चाह रहे हैं तो उस राज्य की जनसंख्या, है ना, उस राज्य की जनसंख्या, ये चीज़ यहाँ पे आती है, जनसंख्या हो गई, और उसके बाद टोटल विधानसभा सीटों की संख्या, कुल विधानसभा सीटों की संख्या। इसका मतलब क्या, टोटल विधायकों की बात करी जा रही है, तो ना टोटल विधानसभा सीटों की संख्या। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा मैं पानी पी लूँ, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। चलिए
मैं बता रही थी कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे। उस राज्य की जनसंख्या और कुल विधानसभा सीटों की अपॉन में कुल विधानसभा सीटों की संख्या, है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, एक एमएलए की वोट वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि किसी राज्य की एक एमएलए की वोट निकाल रहे, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 40,000 है, ठीक है, कितनी है, 40,000 है, 1 2 3 40,000 है, और वहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं वहाँ पर 200 विधानसभा सीटों की संख्या है, कितनी, 200 विधानसभा सीटों की संख्या है, और यहाँ पर 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 3 जीरो कट जाएंगे, अब एक और जीरो बना लीजिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, देखिए, है ना। मान लीजिए यहाँ 40,000 की जगह पर क्या हो गया, एक और जीरो बना लो, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो बड़ा दिखाना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, मान लेते हैं लाख में आ जाए, ये कॉमा हटा दीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख किसी भी राज्य की जनसंख्या है, कितनी, 4 लाख है। वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 200, और 1000 से हम क्या कर रहे हैं, ये सब बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ज़्यादा आना है, इसलिए 1000 का गुणा किया गया। अब देखिए 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो मैंने यहाँ काट दिया, 2 जीरो यहाँ हो गए, 2 यहाँ काट दिया, 2 दूनी 4, क्या मैं सही काटी, एक बार देख रही हूँ, 3 ये हो गया, 3 यहाँ काट दिए, 2 यहाँ है, ऊपर भी 2 काट दिए, बचा 4, ये ठीक है। तो एक एमएलए की उस राज्य, कोई भी राज्य, मान लीजिए हम अपने यूपी की, अब आप यहाँ यूपी की ओरिजिनल जो जनसंख्या है वो मत लेना, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो एक एमएलए की वोट कितनी आई, 2 दूनी 4, यानी एक एमएलए की वोट कितनी है, 2 है। तो टोटल एमएलए कितने, यानी टोटल विधानसभा सीट, मतलब टोटल एमएलए की बात करी जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी मानी थी, यानी टोटल जो विधायक हैं, टोटल एमएलए कितने हैं, 200 है। तो जो कुल, अगर मैं बात करूँ उस राज्य में जो एमएलए हैं उनकी वोटों की संख्या क्या है, तो वो है 2 गुणे हो जाएगी, कितनी, 200 है यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा, 400। तो कुछ समझ में आया आपको कि कैसे 400 हुआ। टोटल जो उस, ये जो मैंने यूपी माना था, तो टोटल यूपी में जो एमएलए की वोट हुई वो कितनी हुई, 400 हुई। अब मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, ये तो हज़ारों लाखों में चली जाती है ना, तो वो मैं वहाँ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया कैसे एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है। तो समझ में आया। अब बात करते हैं एमपी की बात, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, है ना। तो देखिए एमपी की बात करते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलती है ना, एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलती है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए एक एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, इसकी वोट वैल्यू कैसे निकलती है वो समझ लेते हैं। तो देखिए एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एमएलए की वोट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा कुल एमएलए, ठीक है, कुल एमएलए की जो वोट वैल्यू है, ठीक है, आगे की बात वही है, और नीचे है कुल एमपी, जितने सारे एमपी हैं, ठीक है, यही लोकसभा राज्यसभा के टोटल जोड़ के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू रखी जाएगी, और टोटल जितने सारे राज्य हैं वहाँ के जितने सारे एमएलए की वोट है, हर राज्य के एमएलए की अलग अलग वोट होगी, है ना, क्योंकि वेरी करेगी विधानसभा सीट, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो वेरी करेगी, इस वजह से क्या होगा, हर राज्य की जो एमएलए की वोट वैल्यू आएगी ना वो अलग अलग आएगी। सो एक एमपी की जो एक एमपी यानी एक सांसद की अगर हमें वोट वैल्यू निकालनी है तो वो होगा कुल एमएलए की वोट वैल्यू अपान में कुल एमपी यानी कुल सांसद कितने हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे, यही वाला ले लेते एग्जांपल, सपोज मान लिया यहाँ पे कितना आया था, 400 आया था ना, टोटल 400 आया था। मान लीजिए टोटल एमपी कितने हैं, तो 20 हैं, सपोज मान लीजिए 20 हैं, ठीक है, बार बार वही ले रही हूँ, ये मत सोचना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना।
तो एक एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, एक सांसद की वैल्यू 20 आ गई। तो टोटल कितने हैं, टोटल मैंने 20 माना था, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 से गुणा कर दो, यानी एक की इतनी है तो 20 की कितनी हो जाएगी, ये गुणा करेंगे, फिर से कितना आएगा, वही 400 आ जाएगा, है ना। 2 जीरो लगा देंगे, 2 दूनी 4। तो ये समझ में, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, जबकि इनकी संख्या लाखों करोड़ों में आती है ना। तो मतलब ये जो MLA की वैल्यू है ना, ये काफ़ी हद तक चली जाती है। लेकिन अगर MP की बात करें तो इनकी वैल्यू ना एक फिक्स वैल्यू, उसका कारण है कि यहाँ पर जो सीटें हैं ये फिक्स हैं, इस वजह से इनकी शायद आई थिंक 708 या 709, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ 708 या 709 फिक्स वैल्यू इतनी ही आती है ना। अब क्यों आती है आपको समझ में, क्योंकि इनकी सीटें फिक्स हैं। अगर बात करी जाए जो MLA हैं, मतलब ये जो MLA की बात करी जाए तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा जो सीटें हैं वो अलग अलग होती हैं और जनसंख्या आप देख रहे हैं शामिल है वो भी अलग अलग है। अगर अपने हम यूपी की बात करें, यहाँ तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ना। सो यही कारण है कि सब लोग यूपी से ही चुनाव लड़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्यों लड़ते हैं, है ना, इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं शेष को, है ना। जो नरेंद्र मोदी हैं वो कहाँ से चुनाव, बनारस से लड़े हैं ना अपने। अगर देखा जाए कहाँ से थे, बनारस से। क्यों, क्योंकि जहाँ से थे वो वहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। और दूसरी बात है सीट, है ना। इसके पीछे का कारण जानिए। भगवान तो ठीक है, भगवान को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है ना फ्रेंड्स। तो इसका कारण है जनसंख्या और दूसरी है विधानसभा सीट, है ना, यही कारण है। अब देखिए ये चीज़ वोट वैल्यू आपको समझ में आई कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं आगे, मैंने लिखा है जमानत राशि क्या होती है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो चुनाव लड़ने से पूर्व उनको क्या करना होता है, जमानत राशि देनी पड़ती है। कहाँ जमा करनी पड़ती है, तो RBI के पास, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI समझ रहे हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या करना होता है, 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। आप ऐसे भी सुने होंगे कि कोई भी आप चुनाव लड़ो आपको कुछ ना कुछ जमानत राशि देनी पड़ती है। लेकिन ये जमानत राशि अगर मान लीजिए, मतलब जो राष्ट्रपति है ना, ये जमानत राशि तब जब्त हो जाएगी जब राष्ट्रपति को जितनी वोट है, यानी कुल वोट का 1/6 नहीं प्राप्त होता है। कितना, 1/6 नहीं प्राप्त होता है। ऐसे भी आप सुने होंगे कि हर जगह 1/6 ही है, बस वोट जो है ना, वोट जो है वो अलग अलग हो जाती है हर जगह, है ना, और है 1/6। अगर आपको 1/6 मान लीजिए, कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर मान लीजिए 40 वोट, मान लीजिए 60 वोट है, ठीक है, टोटल 60 वोट है, उसमें आपको कितना 1/6 करेंगे, तो कहने का मतलब 10 वोट मिलनी चाहिए। आपको यदि 10 वोट नहीं मिलेंगे तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अब राष्ट्रपति यहाँ पे जो 15,000 रुपये दिए हैं, ये अगर जब्त हो जाएगी तो कोई मतलब गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक देखा जाए ना तो अपमान है एक तरीके से, है ना, मतलब थोड़ा बेइज्जती वाली बात हो जाती है ना, कि देखिए राष्ट्रपति हैं और उनको 1/6 वोट नहीं मिला, है ना, तो ये चीज़ थोड़ी हो जाती है और कहीं कुछ नहीं। जमानत राशि आपको समझ में आई कितनी है, 15,000 है। कहाँ जमा करते हैं, रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, RBI के पास जमा करते हैं, ठीक है। और 15,000 रुपये, और कब जब्त हो जाती है, जब कुल वोट का 1/6 नहीं प्राप्त होता है, उनको वोट नहीं प्राप्त होती है, तो राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो ये हुआ अनुच्छेद 54 के बारे में, है ना। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में, है ना। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 55 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 54 में चुनाव की बात करी गई है कि क्या कौन कराता है, कौन कौन शामिल होता है ना, वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्या है जमानत राशि, ये सारी चीज़ें किसमें करी गई है, 54 में करी गई। 55 में निर्वाचन की रीति कैसी है, ये इसकी बात करी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे अपने हर धर्म में एक परंपरा है, शादी ब्याह की अलग अलग रीति है, वैसे ही अगर बात करी जाए कि जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव की रीति क्या है, कैसे निर्वाचित किए जाएंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा या और कोई सिस्टम है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। फ्रेंड्स ये सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 54 और 55 तो बहुत ही ज़्यादा है ना। यहाँ से अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है ना, तो ये सब चीज़ें रखिए दिमाग में।
वोट वैल्यू बहुत मुश्किल है कि पेट में पूछे, लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए जो हायर एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 55 की बात करें, वैसे भी इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि हम जिस देश में हैं वहाँ का सिस्टम कैसा है, कौन सी चीज़ कैसी है, पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इतने तो समझने लायक हो गए ना, अभी बच्चे नहीं हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। मैंने बताया अनुच्छेद 55 में किसकी बात करी गई है, निर्वाचन की रीति कैसी है उसकी बात करी गई है। तो देखते हैं निर्वाचन की रीति का मतलब क्या हुआ। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से होता है ना, एकल संक्रमणीय होता है। हाँ, तो अजीबोगरीब नाम आ गए, मैं बताऊंगी बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, आगे है आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है। तो ये क्या, अनुपातिक का मतलब होता है प्रेफरेबल वोट। अभी मैं बताऊंगी इनका मतलब क्या होता है। निर्वाचन की रीति क्या है, अप्रत्यक्ष है, एकल संक्रमणीय है, आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ना तो आप ले सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें साफ़ करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें समझानी है, तो आप ले सकते हैं। 1 सेकंड के लिए हम साइड हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हम बताने वाले थे कि निर्वाचन की रीति जो है अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इसमें हम अप्रत्यक्ष बाद में समझेंगे, वैसे समझ लेते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, देखिए हम क्या करते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं, है ना, हम सांसदों को चुनते हैं ना, हम राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं। और वो सांसद कहाँ जाते हैं, वो किसको चुनते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्योंकि अभी मैंने समझाया, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। अभी मैंने समझाया इस चीज़ को। तो क्या हुआ, हमने तो सांसद को वोट दिया और सांसद कहाँ गए, राष्ट्रपति को चुने जाके, है ना। हमने सांसदों को चुना और सांसद जो गए वो किसको चुने, वो राष्ट्रपति को चुने। तो ये कैसा इनडायरेक्टली हुआ ना, हमने डायरेक्ट नहीं चुना। आपको अप्रत्यक्ष समझ में आ गया। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली, जिसको हम नहीं चुनते हैं। ठीक है, वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है, मतलब आम जनता की बात करी जा रही है। ठीक है, आगे निर्वाचित सदस्य चुनेंगे, हम नहीं चुनते, वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, एकल संक्रमणीय बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं आनुपातिक मत पद्धति क्या होती है। आनुपातिक मत पद्धति क्या होती है, आनुपातिक है, आनुपातिक मत पद्धति का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेबल वोट। अब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं बता दूं, आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस तरीके की निर्वाचन की रीति है, कैसा सिस्टम है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ना। तो देखिए, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है ना, मान लीजिए कोई है ना, बी कोई व्यक्ति है ना, सी कोई व्यक्ति है और डी कोई व्यक्ति है। अब देखिए, जो हम लोग जब वोट डालने जाते हैं तो हम जिसको वोट देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं ना, तो 4 लोग हम क्या करते हैं, सिर्फ एक लोग को थप्पा लगा के चले आते हैं ना। जो बटन वाला सिस्टम है तो सिर्फ एक लोग के उसमें बटन दबाते हैं ना, तो ये सिंगल वोट वाला सिस्टम है ना। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, मतलब जो इनमें वोट डालने का सिस्टम है ना, वो सिंगल वोट का नहीं है कि हम जाएं, मान लीजिए इतने लोग खड़े हैं, हम क्या करें, हम बी को देके आ जाएं। ठीक है, लो मैंने यहाँ पे बटन दबा दी, है ना, और चले आ रहे हैं, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, तो ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमें वोट देना है किसको, मान लीजिए हम सांसद है। ठीक है, हमें वोट देना है किसको, राष्ट्रपति को देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 4 लोग को पहले देखेंगे। ठीक है, और हम सोचेंगे कि हमें ना बी वाला ज़्यादा सही लगता है, तो हम क्या करेंगे, बी को 1 नंबर देंगे, है ना। ध्यान से समझना इस चीज़